अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है सैम्पल पेपर। क्योंकि आपको मालूम है कि कल आप लोग का पेपर है और उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी हो गई होगी और तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोग जो है पेपर कल अच्छे से करके आएँ। उससे पहले हम लोग एक पेपर पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है। पेपर जो है आपको चेक करना है कि यहाँ पे पेपर में लिखा होगा कि ये पेपर में 12 पन्ने हैं और 49 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जब पहली बार पेपर जब आएगा आपके पास तो आप पहले पेजेस देखेंगे कि कितने पेजेस हैं। 12 पेजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद 49 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर भरेंगे, रोल नंबर भर लेंगे। उसके बाद जो है अपनी आंसर शीट में भी जो है आप अपने आंसर शीट में भी इस तरीकों से करेंगे। ठीक है, फिर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कल है मंडे तो आप मंडे लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट होगी 28 तारीख, 28 अप्रैल। और ये चीज आपको खाली छोड़नी है, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो आपका भरेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको टोटल पेज चेक करने होंगे जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको अपना पेपर कोड नंबर लिखना होगा। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन पेपर का पेपर कोड है 68। ये सब चीज़ आपको लिखनी होगी। द क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश, हिंदी मीडियम ओनली। हाउएवर इफ यू विश यू कैन आंसर इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस। वो इंग्लिश पेपर जो है इंग्लिश में और हिंदी में है, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी भाषा में जवाब लिख सकते हैं। उर्दू में आप जो है जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चंस हैं, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है उर्दू में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, आप देखिए अब इन्होंने नोट्स बना दिए। 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 100। इसका कोड है पेपर का 338। ठीक है, पेपर का कोड है 338। इस क्वेश्चन पेपर में 49 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ईदर फ्रॉम ऑप्शनल मोड ए और ऑप्शनल मोड बी। जैसे मैंने आपको बताया था कल पिछले लेक्चर में कि आपको जो है ऑप्शनल मोड ले सकते हैं। ऑप्शनल मोड में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, आप ऑप्शनल मोड में या तो फिर कंज्यूमर राइट ले सकते हैं या फिर आप जो है एनवायरमेंटल लॉ ले सकते हैं, माहौलियाती कानून के बारे में बात कर सकते हैं। और या फिर आप जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं, इस पे आप आंसर दे सकते हैं, सर्फिन की हुकूक के बारे में। ठीक है, फिर जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक मार्क वाले क्वेश्चन है। आपको जो है उसके लिए सर्कल फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर 21 से लेकर 35 तक ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 2 मार्क्स कैरी करेंगे। फिर सेक्शन बी जो है फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और इसमें आपको 30 से 50 वर्ड लिखने होंगे। फिर 42 से 46 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 4 मार्क के होंगे और इसमें 50 से 80 अल्फाज लिखने होंगे। 47 से 49 आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो है सेक्शन नंबर ए। अब सेक्शन नंबर 1 ए में जो बात कर रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसको टिक करना होगा, आपको मार्क करना होगा। द आइडिया ऑफ लॉ एज अ गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट इज एज ओल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जितना कानून की जो दायरा है या जो कानून का आइडिया है तो वो कितना पुराना है, वो उतना ही पुराना है जितने इंसान पुराने हैं। ठीक है, जितना इंसान पुराने, ह्यूमन एग्जिस्टेंस जितनी पुरानी है, तो इसका आंसर होगा ए। तो आपको ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे इसको मार्क करना होगा। ठीक है, फिर जो है आपसे दूसरा सवाल पूछा गया कि प्राइवेट लॉ रेगुलेट्स एंड गवर्न्स द रिलेशन ऑफ सिटीजन्स विद। प्राइवेट लॉ क्या होता है, आप प्राइवेट लॉ में क्या बात करते हैं, प्राइवेट लॉ में आपको ये बताता जाता है कि जो शख्सी कानून है वो शख्सी कानून कैसे होते हैं। शख्सी कानून वो कानून होते हैं जो 2 शख्सियत के बीच में होते हैं। तो ये इसका आंसर है विद ईच अदर, एक दूसरे के बीच में। ठीक है, आपसी जो कानून है उसके बीच में जो आपसी मनमुटाव है या आपसी तनाव है या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तलाक का मामला है, तो ये में इसमें जो है वो इसका आंसर जो है 2 का सी होगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट बाय पर्सनल लॉ। शख्सी कानून के तहत कौन सी चीज डील नहीं की जाती है। शादी डील होती है, तलाक होती है, मीरास होती है। फिर आपका क्या चीज नहीं होती है, रोजगार नहीं होता है। तो रोजगार इसमें ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी चीज शख्सी कानून से के तहत
उस पे काम नहीं होता है, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू कानून के तहत, हिंदू शख्सी कानून के तहत कौन सी चीज जो है वो उसका जो है सोर्स नहीं है। ठीक है, तो हिंदू शख्सी कानून के तहत कौन सी चीज सोर्स नहीं है? कस्टम जो है वो है, वेदा है, जुडिशियल डिसीजन अबाउट हिंदूज है, इंटरनेशनल लॉ शख्सी कानून के अंदर नहीं आता। बैनुल अक़वामी जो कानून है वो हिंदू कानून, हिंदू शख्सी कानून के तहत जो है वो एक कानून नहीं होगा। ठीक है, वो सोर्स नहीं होगी हिंदू शख्सी कानून की। फिर इन 16th century रोमन कैथोलिक चर्चेज वर सेटिस्फैक्टरी बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया? इन 16th century रोमन कैथोलिक चर्चेज, जो 16वीं सदी के रोमन कैथोलिक चर्च थे, वर एस्टैब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया? किन लोगों ने भारत के पश्चिमी छोर पे जो है अपना कैथोलिक चर्च बनाया था? ठीक है, तो पारसियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था, फ्रांसीसियों ने बनाया था, या यहूदियों ने बनाया था? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है पुर्तगाली लोगों ने अपना रोमन कैथोलिक चर्च बनाया था 16वीं सदी में पश्चिमी छोर पे भारत के। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वाज कॉडिफाइड। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कब कोडिफाई हुआ, यानी जो उसका कोडिफिकेशन था क्रिश्चियन मैरिज का, वो कब कोडिफाई था? अब बताइए, अगर आप लोग सोच सकते हैं तो कब बताइए, कब हुआ था इसका जवाब? तो इसको आपको याद करना होगा कि क्रिश्चियन मैरिज जब हो कब कोडिफाई हुई, तो आपको इस चीज का जवाब मालूम होना चाहिए। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज जो है वो कब कोडिफाई हुई, तो इसका सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज का जो कानून है वो कब कोडिफाई हुआ, कौन से ईयर में कोडिफाई हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कानून जो है कोडिफाई हुआ 1872 में। ठीक है, इसका जवाब जो है 1872 है। 1872 के कानून के तहत इसको कोडिफाई किया गया। ये शख्सी कानून के जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्रिश्चियंस के लिए, कि जो ईसाई मजहब के मानने वाले लोग हैं उनके लिए जो कानून है उसका जो है उसका दर्जाबंदी की गई। उसकी दर्जाबंदी जब की गई वो 1872 में की गई। ठीक है, अब फिर 7वां जो क्वेश्चन है वो है विच पनिशमेंट थ्योरी एडवोकेट्स इवन द कैपिटल पनिशमेंट टू टीच अ लेसन टू अदर्स? अब ये कौन सी जो है पनिशमेंट, जो जुर्म अपराध का कौन सी ऐसी सजा है जो ये कहती है कि हमें उसको सजा देनी चाहिए जिसने अपराध किया है? विच पनिशमेंट थ्योरी एडवोकेट्स इवन द कैपिटल पनिशमेंट टू टीच अ लेसन टू अदर्स? अब जैसे आपको मालूम है रिफॉर्मेटिव थ्योरी में क्या होता था, रिफॉर्मेटिव इस्लाह करते थे, रिफॉर्मेटिव थ्योरी में इस्लाह होती थी, उसको ठीक करते थे। डेटरेंट थ्योरी जो थी वो कहती थी कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है और उसके लिए हम जो है सजाएं मौत भी दे सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, सजाएं मौत भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 7 का बी है। रेट्रीब्यूटिव क्या था, जैसे को तैसा, और कंपनसेशन थ्योरी क्या थी, मुआवजा देने की बात करता था। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है भारत की जो दंड संहिता है यानी जो पीनल कोड है उसकी फुल फॉर्म क्या है, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पीनल कोड। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो सी है, इंडियन पीनल कोड इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन पीनल कोड इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच पनिशमेंट थ्योरी वर्क्स ऑन द डिक्टम यू कैन नॉट क्योर बाय किलिंग? इसमें इसका सवाल यह है कि कौन सी ऐसी जो है पनिशमेंट देने की थ्योरी है जो ये कहती है कि आप किसी को मार के उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसका ये कौन सी थ्योरी है जिसके तहत सजा दी जाती है, सजा देने की थ्योरी थी। और उस थ्योरी में कौन सी थ्योरी ऐसी है, उस थ्योरी का नाम है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तहत यह है कि आप जो बी वाला ऑप्शन है वो ये कहता है कि आप जो है किसी को सही कर सकते हैं लेकिन मार के सही नहीं कर सकते। ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी चीज इसमें सच है? ठीक है, ये आपको बतानी है, सच बतानी है, ट्रू बतानी है, कौन सी चीज इसमें सच है। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द लॉज,
ठीक है, गलत है, लॉ जो है प्लीडिंग में नहीं डालते हैं। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट्स, एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स बताने होते हैं, ये ठीक हो सकता है। आगे के ऑप्शन देख सकते हैं। एवरी प्लीडिंग शुड बी ओरल, नहीं, प्लीडिंग लिखित में होनी चाहिए। एवरी प्लीडिंग इज टू रिड्यूस द पनिशमेंट, नहीं, इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये कहता है कि जो भी तथ्य हैं, जो भी सच चीजें हैं, वो आपको सारी स्टोरी बतानी होगी। ये जो है इसका राइट ऑप्शन ये है कि जो भी आप पिटीशन तैयार करें, पिटीशन जब तैयार करें उसमें सारी चीज, जो भी चीज हुई है वो आप A to Z सारी चीजें लिख दें, और वो आप जो लिखेंगे उसमें जो है सारी चीजें स्ट्रेट हो जाना चाहिए, सारी चीजें जो है जाहिर हो जानी चाहिए। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये बहुत आसान सवाल है, इसमें आप लोग तो महारत हैं, आप लोग को मालूम है कि आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का अनुच्छेद 32 है, जो उसका आर्टिकल 32 है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि किसी बुनियादी हुकूक का आपकी खिलाफ वर्जी होती है। तो उसमें 5 तरीके की रिट का जिक्र है। उसमें कौन सी 5 तरीके की रिट है? हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है और कोवारंटो है। कंसेशन कोई भी तरीके की रिट नहीं है, तो ये जो है राइट आंसर होगा कि कंसेशन कोई भी रिट नहीं है। ठीक है, 11 का राइट आंसर जो है वो डी है। फिर आप देखिए, अब ये बताइए कि द एम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इज टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू दी। अब जो ये इस कानून का हक राइट था, राइट टू इंफॉर्मेशन का, जो बुनियादी जानकारी देने का कानून था, उस कानून में किसी भी नागरिक को, सिटीजन को जो है हम राइट देने की बात कर रहे थे। नागरिक को जो है, जो भारत का शहरी है, उस शहरी को वो हक मिलना चाहिए जो उसको जानकारी हो कि सरकार क्या काम कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिटीजन होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। विच लॉ प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ एनफोर्सिंग राइट्स और ऑब्टेनिंग रिड्रेस फॉर देयर इन्वेजन मशीनरी फॉर कैरिंग ऑन अ सूट? कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ ये प्रिस्क्राइब करता है जिसमें आप किस तरीके से राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बुनियादी हुकूक को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको कहां दर्ज किया जाता है, कहां दर्जाबंद किया जाता है? इसको दर्जबंद किया जाता है प्रोसीजरल लॉ में। इसको कहां? प्रोसीजरल लॉ के अंदर ये तय किया जाता है कि आप जो है कैसे कोई भी जो हुकूक आपको मिले हैं वो कैसे जाहिर होंगे, उसके हुकूक के अंदर कैसे आप जो है उसको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो अब 14th क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? अब सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर राइट्स दे रखे होते हैं। ठीक है, ये क्या स्टैट्यूटरी लॉ है? तो ये स्टैट्यूटरी लॉ हो सकता है। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्शन है, लॉ ऑफ रेगुलेटिंग एम्प्लॉयज है, लॉ दैट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अरेस्ट, नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है सब्सटेंटिव लॉ जो है वो एक स्टैट्यूटरी लॉ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 14 का ए है। ठीक है, 14 का ए है, जिसमें आपको पता होता है कि क्या चीज राइट है, क्या चीज ड्यूटीज है, क्या हुकूक है, क्या जो है बुनियादी जिम्मेदारी है। ठीक है, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है अंडर विच लॉ कम्स द राइट टू अपील। राइट टू अपील जो है वो आपकी प्रोसीजरल लॉ के अंदर आती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रोसीजरल लॉ के अंदर मिलता है, या स्टैट्यूटरी लॉ में भी आपको मिल जाता है इसका, लेकिन राइट आंसर जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। राइट टू अपील जो है वो प्रोसीजरल लॉ के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड बाय द सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ में कौन सी चीज डिफाइंड नहीं है? मर्डर, आपको मालूम है 302 आईपीसी में मर्डर की पनिशमेंट भी है और 300 में डिफाइंड है। फिर इसी तरीके से लूट, रॉबरी लूट, ये भी डिफाइंड है। शादी इज नॉट डिफाइंड, मैरिज इज नॉट डिफाइंड इन सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में डिफाइन नहीं होती है, वो कहां डिफाइन होती है? शख्सी कानून या शरीयत, जो शरिया कानून है उसमें डिफाइन होती है, या किसी मजहब का जो उसका शख्सी कानून है उसके अंदर डिफाइन होती है। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो है मैरिज। रेप की परिभाषा भी है और रॉबरी की भी है, मर्डर की भी है, लेकिन शादी की जो है वो क्रिमिनल लॉ में नहीं होती है। अब आपसे सवाल पूछा गया एडीआर की फुल फॉर्म क्या है?
बड़ा इंपॉर्टेंट, एडीआर की परिभाषा क्या होती है? एडीआर की परिभाषा होती है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी जैसे आपको पता था कि अदालतों में तारीख पे तारीख लग रही थी, उसके लिए काफी केसेस पेंडिंग हो गए थे। अब आपको क्या जरूरत थी? आपको जरूरत ये थी कि बहुत ऐसे मैकेनिज्म तैयार किए जाएं जिससे हम जो है तुरंत के तुरंत जो है उस पर कार्रवाई कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास क्या था? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया, जिसमें हमने आर्बिट्रेशन बनाया, मीडिएशन बनाई, पंचायत करके मुकदमों की निपटारा करने की कोशिश करी। तो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ठीक, अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कौन सी अदालत ने फैसला दिया है तो उसके खिलाफ जो है आप अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसमें अगर कोई फॉर्मल कोर्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, तो आपके उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, लेकिन लोक अदालत के फैसले के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। अगर लोक अदालत ने फैसला दे दिया तो आप उसके खिलाफ अपील में नहीं जाते हैं, क्योंकि लोक अदालत आप तभी जाते हैं जब दोनों पार्टी राजी होती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सच स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, सही है। ठीक है, भारत के आईन के बारे में है, इट वॉज फ्रेम्ड बाय पैनल ऑफ जूरिस्ट, नहीं। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 नवंबर 1949, नहीं। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नो, ये भी गलत ऑप्शन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लॉ एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट ऑफ इंडिया इज गवर्न। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि भारत के आईन के अंदर ये दर्जबंद है कि कौन सी इस भारत का जो सरकारी तंत्र है या भारत की जो सरकार होगी वो किस तरीके से अपने काम करेगी। ये बात कहां दर्ज है? ये भारत के आईन के अंदर दर्ज है। तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 देखिए कि कौन सी चीज बुनियादी हुकूक नहीं है। जब मैंने आपको बताई थी तो आपको बताया था कि बुनियादी हुकूक क्या क्या है। आपको मालूम है कि बुनियादी हुकूक में जो है आपकी बराबरी का हुकूक है, आज़ादी का हुकूक है। आज़ादी के हुकूक के अंदर ही जो है शिक्षा का, पढ़ने लिखने का हुकूक आ जाता है। अब जो है कौन सी चीज बुनियादी हुकूक नहीं रही? वो नहीं रही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 44वें तरमीमी कानून के तहत 1978 में जो प्रॉपर्टी का हुकूक था बुनियादी, उसको हटा दिया गया। अब वो आईनी हुकूक है, अब जो है वो एक बुनियादी हुकूक नहीं रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। बोथ पब्लिक एंड कौन से लॉ होते हैं? पब्लिक लॉ होंगे और प्राइवेट लॉ होंगे। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो अब आपको खुद भरना है। मे बी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। तो अब इसमें आपको ऑप्शन भरना होगा कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक यानी जो कानून जो सब पे लागू होते हैं। प्राइवेट लॉ कौन से होते हैं? प्राइवेट लॉ वो लॉ होते हैं जो किसी शख्सियत या किसी मजहब के इंसान मानने वाले इंसान पे होते हैं। और सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ जिसमें बुनियादी हुकूक का जिक्र होता है। और प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं? प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं? प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जिसमें दर्जबंद होता है कि किस तरीके से आप अपने हुकूक को जो है लागू करवा सकते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंटिव लॉ होगा उसके अंदर जो है आप कानून को दर्ज करते हैं कि कानून में क्या हुकूक दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंटिव लॉ होगा। प्रोसीजर लॉ में आप जो है ये दर्ज करते हैं कि वो हुकूक कैसे आप लागू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में फिल इन द ब्लैंक्स है। इट इज अ वेल नोन फैक्ट। अब ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो आज का जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर क्या होता है। क्या सवाल कर रहा है? इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम इज एक्सट्रीमली डैश एंड पार्टीज टू अ डिस्प्यूट हैव टू वेट फॉर ईयर्स। इसमें क्या होता है कि जो आज का बुनियादी अदालती निज़ाम है उसमें देरी होती है, और उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। तो अब क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको भरना पड़ेगा देरी। यानी जो आज का अदालती निज़ाम है उसमें देरी होती है, और देरी होने की वजह से हम जो है सालों साल इंतजार करते रहते हैं, जिस वजह से आज जो है लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, अब आप
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अब इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कि जो वो निजाम है कंसिलिएशन का, अगर कोई शख्स दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच में मुकदमे चल रहे हैं। अब दो पार्टी के बीच में जब मुकदमे चल रहे हैं तो क्या वो लोग खुद से जाके अपने मुकदमों की खुद से खत्म करवा सकते हैं, मिल के बैठ के समझौता करके समझौता नामा बना के खत्म कर सकते हैं? तो उसकी बात हो रही है। कंसिलिएशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं। कंसिलिएशन इज डैश एंड नॉन बाइंडिंग प्रोसेस इन कंपैरिजन टू लिटिगेशन इन कोर्ट्स। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो ये मैकेनिज्म है कि आप खुद से समझौता कर लें, वो कैसा प्रोसेस है? वो आपको खुद से आना पड़ेगा, दोनों पार्टी खुद से मिलके आएंगी, यानी वॉलंटरली आएंगी, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है? जैसे कोर्ट अदालत का फैसला जो है आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये फैसले में क्या होता है, इस फैसले में आपका कोई बाइंडिंग प्रोसेस नहीं है। अदालत की जो रुख है वो इसमें थोड़ा नरम रुख है। अदालत इस पे जो है एकदम से कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अदालती जो फैसले होते हैं उस पे जो है आप कार्रवाई करवा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, और अगर उसकी खिलाफवर्जी हो रही है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करवा सकते हैं। लेकिन ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, लोग खुद से जाते हैं और जो है खुद से जो है डिसाइड करवाते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोसेस जो है उसमें आप समझौता कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में ये बताना चाह रहा है कि एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसकी जो वो ताकत है, जो अदालत की ताकत है, वो वैसी ताकत नहीं है। कंपैरिजन में अगर हम करते हैं तो अदालत वाली ताकत इसमें नहीं है, ठीक है। तो कंसिलिएशन क्या है? एक वॉलंटरी प्रोसेस है, दोनों पार्टी खुद से रजामंदी के साथ आती हैं और समझौता कर लेती हैं, ठीक। अब देखिए मैच द कॉलम आ गया। कॉलम नंबर ए में लिखा हुआ है लोक अदालत के बारे में जिक्र है और फॉर्मल कोर्ट के बारे में जिक्र है। अब आपको बताना है ये हमने कहां कहां से लिया है, ठीक है। करेक्टली मैच करना है। लोक अदालत को हमने कहां से लिया और उसकी खूबियां बतानी है। कॉलम नंबर बी में उसकी खूबियां हैं, ठीक है। और कॉलम नंबर ए में दो अदालतों के बारे में लिखा हुआ है, लोक अदालत और जो आपकी लोकल अदालत है। तो लोक अदालत जो है वो आपका टाइम और मनी वेस्ट होने से बचाती है, पैसा को बचाती है। और फॉर्मल कोर्ट क्या है? फॉर्मल कोर्ट जो है आपको फॉर्मल कोर्ट में जो है आपके टाइम की वेस्टेज होती है, यानी आपका टाइम खर्च होता है, हर्ज होता है, और पैसा भी हर्ज होता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोक अदालत में जो है वो आपका टाइम बचेगा, लेकिन जो नॉर्मल कोर्ट है उसमें आपका टाइम देरी होगी आपकी, और आपका पैसा भी, आपका वक्त भी जाएगा और आपका पैसा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि क्या, जो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि कोई भी सरकारी तंत्र या कोई भी स्टेट का इंस्टीट्यूशन, यानी कोई सरकारी तंत्र क्या आपके बुनियादी हुकूक पे रोक लगा सकता है? तो कहना चाहता है, इसमें आपसे जो सवाल पूछा गया कि क्या बुनियादी हुकूक पे रुकावटें डाली जा सकती हैं, तो आप इसको लिखोगे रिस्ट्रिक्टेड, कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, उस पर कोई रुकावट नहीं लगाई जा सकती। किसके द्वारा रुकावट कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे बाय एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ठीक है। कोई भी जो स्टेट की ऑर्गन्स हैं उन पे रुकावट लगाने का काम जो है बुनियादी हुकूक में नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट झूठी है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, गलत, झूठी स्टेटमेंट है। बुनियादी हुकूक जो है वो उनके पास, अगर आप बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी होती है तो आप तुरंत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उसके लिए आप सिर्फ हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, ठीक है। जो बुनियादी हुकूक है वो दूसरी चीज है, बुनियादी हुकूक की जो उसकी जो है इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपका नॉर्मल राइट्स है उसकी जो अहमियत है वो दूसरी है। अब ये स्टेटमेंट देना चाह रहा है, ये तो आपको मालूम ही है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग पूछ रहे हैं कि 24 जो है दोबारा से बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पैटर्न बता दीजिए, जवाब कैसे लिखेंगे? सवाल तो आएंगे नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है।
अब आप जब क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखेंगे तो आपको ये लिखना होगा कि अब आप 24वें के लिए आंसर लिख रहे हैं, ये 24th के लिए आप आंसर लिख रहे हैं, तो 24 के लिए आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 24, ठीक है, आंसर नंबर 24 लिखेंगे, उसके सामने लिख देंगे, उसके सामने लिख देंगे, जैसे आपको मैच द कॉलम करना है तो आप लिख देंगे लोक अदालत, आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखिए, लेकिन आपका पेपर उर्दू मीडियम का है तो आप पूरा पेपर उर्दू में ही लिखेंगे, ठीक है। लोक अदालत, लोक अदालत में आगे आप लिखेंगे सेव टाइम एंड मनी, सेव्स टाइम एंड मनी, सेव टाइम एंड मनी, आपका पैसा बचाता है और आपका वक्त बचाता है। और फॉर्मल कोड जो नॉर्मल कोड है उसमें फॉर्मल कोड के आगे लिखेंगे आप, फॉर्मल कोड के आगे लिखेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका वक्त खराब करता है और पैसा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। आपको पूरा क्वेश्चन जो है नहीं उतारना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। आप ये समझें कि खाली आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप लिख सकते हैं, अगर वक्त नहीं है, वक्त होता नहीं है अक्सर, तो आप जो है सिर्फ आंसर लिखेंगे। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स है 25, जैसे एमसीक्यू, इसका एमसीक्यू है, अब आपसे पूछा गया कि कौन सी चीज जो है क्रिमिनल लॉ जो आपका पनिशमेंट वाला कानून है उसमें कौन सी चीज नहीं उसकी माने लिखे हैं, माने कहाँ नहीं है, कौन सी चीज के मायने आपके क्रिमिनल लॉ में दर्ज नहीं है, जो फौजदारी का कानून है, कौन से फौजदारी के कानून में पनिशमेंट या इसके बारे में जिक्र नहीं है। तो अब आप इसमें लिखेंगे आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 16 में आप लिखेंगे कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप लिखेंगे सी, मैरिज डिफाइन नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सी, करेक्ट ऑप्शन लिखना है और उसके जो जवाब है वो लिखना है, ठीक है, ठीक है। आंसर नंबर जो है आप लिखेंगे, जब तक आप आंसर नंबर नहीं लिखेंगे आपके जो पेपर के जांचने वाले इन्विजिलेटर होंगे उनको नहीं मालूम होगा कि आपने क्या आंसर लिखा है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो जैसे अब ये मैच द कॉलम है, इसमें जो है अब आपको 4 ऑप्शन इस वाले में दे रखे हैं, इस वाले कॉलम में, अब इसमें से आपको सिर्फ 2 लेने हैं, तो लोक अदालत का ये हो गया, और अब आप यहां ऐसे मार्क नहीं करेंगे, आप उसको पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे कि लोक अदालत और सेव टाइम एंड मनी, फॉर्मल कोर्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। उर्दू में लिखेंगे कि लोक अदालत जो है उसमें आपका वक्त और पैसा बचता है, फॉर्मल कोर्ट में वक्त और पैसे की खराबी होती है, बर्बाद होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए सवाल देखिए, ये तो आप लोगों को बहुत आसानी से मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग आईनी कानून के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको तभी बताया था कि जब आपके आईनी कानून लागू हुए भारत में, जब आईनी कानून लागू हुआ, भारत का आईन लागू हुआ, तो उस वक्त बुनियादी हुकूक कितने थे? उस वक्त बुनियादी हुकूक थे 7, लेकिन 44वें तरमीमी कानून 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और जो है आपका 6 बुनियादी हुकूक रखा है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू है। अब आप इसमें कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 26, आंसर नंबर 26 फर्स्ट पॉइंट के लिए आप लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए लिखेंगे, सेकंड ऑप्शन के लिए लिखेंगे ट्रू। पूरी स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको अपना वक्त बचाना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। फिर आप देखिए 27, देखिए 27 में आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। छुआछूत के बारे में पहली स्टेटमेंट में बात है, तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 27, आंसर नंबर 27 पहली स्टेटमेंट की बात हो रही, तो अब आप उसको इसमें ट्रू और फॉल्स में देखना है, सही या गलत। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। ये एक बुनियादी हुकूक है जो कहता है कि छुआछूत पे बिल्कुल रोक लगा दी गई है, उसको बंद कर दिया गया है, और उसकी अगर कोई भी व्यक्ति उसको प्रैक्टिस करता है
तो वो गलत माना जाएगा, उसके खिलाफ कानून भी है। ये भारत के आईन में आर्टिकल 17 में इस बात का जिक्र है, 17 में जिक्र है इसका। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई भाई साहब ट्रू। अब देखिए सेकंड वाली स्टेटमेंट। अब आपको जब मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पार्ट 3 के अंदर बुनियादी हुकूक हैं, 22 पार्ट है, तो पार्ट 3 में हमारी आईन के अंदर बुनियादी हुकूक दर्ज हैं। तो ये स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि बुनियादी हुकूक आर एंश्राइंड, बुनियादी हुकूक जो है पार्ट 4 में है। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है, इसको आप लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो बात हो रही है वो बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 28 में बात हो रही है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो सरकार के लिए है या जो हुकूमत के लिए आपने फहरिस्त बनाई है, जिसमें यह कहा गया है कि आपको इसको जब भी कानून बनाएंगे उसको नजर में रखेंगे, या उस पॉलिसीज को आप जो है अपने कानून बनाते समय उसको कानून में हाईलाइट करेंगे। तो क्या ये चीज के लिए अगर जो चीज दर्ज है पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दर्ज है, रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों में जो चीज दर्ज है, क्या वो चीज आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? तो इसका मतलब है कि क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? तो आप उसको लिखेंगे नो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल। तो आप इसमें लिखेंगे नॉन जस्टिसिएबल, और एंड आर मेंट टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट, भारत को एक जो है फलाही स्टेट बनाना था, इसलिए वेलफेयर की बात करनी थी, इसलिए इस चीज को रखा गया है। रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल जो हैं उनके खिलाफ जो है अगर खिलाफ वर्जी होती है या वो लागू नहीं होते हैं तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन जस्टिसिएबल। एंड आर मेंट टू मेक इंडिया वेलफेयर स्टेट, और भारत एक जो है फलाही मुल्क है, फलाही रियासत है, ठीक है, जो अपने लोगों की फलाह की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेजिस्लेचर से लिया गया है, लेजिस्लेचर वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन होंगे? राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन होंगे? आपको मालूम है उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन होंगे? वो उपराष्ट्रपति होंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी आप इसमें लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो आप इसमें डालेंगे आंसर नंबर 29 के फर्स्ट पार्ट का जो जवाब होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड पार्ट का जो जवाब होगा वो क्या है? द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच पर्टिकुलर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति ये राज्यसभा के मेंबर चूज होते हैं? उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। उसको उसका जवाब ये लिखना है कि जो एक तरीके का इंतजाम है कि भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, उसमें राज्यसभा के मेंबर में एमएलए जो है वोट करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके तहत जो है राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो पैसे से मुताल्लिक कोई कानून पेश होना है वो कहाँ पेश हो सकता है? इसका जवाब है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। तो आप यहां लिखेंगे आंसर नंबर 30, आंसर नंबर 30 इसका पहला ब्लॉक है, तो इसमें आप लिख देंगे लोकसभा, या लोक डाल देंगे खाली, लोकसभा भी लिख सकते हैं। और आपके पास स्टेटमेंट है तो आप इसको 2 कलम अगर लेके जाते हैं ब्लू और ब्लैक, तो ये वाली स्टेटमेंट आप ब्लैक से उतार दीजिएगा और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको ब्लू से डाल दीजिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो खाली आप लोकसभा लोक लिख दीजिएगा, सभा तो लिखा हुआ ही है तो लोकसभा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप पूरे कर सकते हैं। जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है उसे आप अपने आप अंडरलाइन कर दीजिएगा या दूसरे पेन से लिख दीजिएगा, अगर आपके पास दूसरा पेन है, ब्लू और ब्लैक ही यूज कर सकते हैं आप, ठीक है।
ओनली विद द प्रायर परमिशन, ओनली विद द प्रायर परमिशन, किसकी परमिशन से पहले? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, किसकी परमिशन से पहले? ये आप जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सदर साहब की परमिशन से पहले जो है आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास परमिशन होनी चाहिए। कोई पैसे से मुताल्लिक कानून आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है भाई साहब। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट एज यू मस्ट हैव अटेन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का एमपी बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब आप लिखेंगे कि जनाब अगर आपकी उम्र 25 वर्ष की हो चुकी है तो आप लोकसभा के एमपी बन सकते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 बरस, 30 इयर्स। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, कल एग्जाम में आपको इस तरीके के सवाल जरूर मिलेंगे, आपको जवाब उसके देने होंगे। ठीक है, विच कोर्ट हैव द जुरिस्डिक्शन टू हियर द डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? अब ये जुडिशरी से मुताल्लिक सवाल आ गया कि अगर भारत सरकार के बीच में और किसी राज्य के बीच में मुकदमा चलाना है तो वो कौन सी अदालत में चलाया जाएगा? उसका जवाब आप लिखेंगे आंसर नंबर 32। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लिखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ और किसी राज्य की सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। द डोर ऑफ विच कोर्ट कैन बी नॉक्ड इफ फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स इज वायलेटेड? आप इसमें सुप्रीम कोर्ट, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो है आपके बुनियादी हुकूक को अगर खिलाफवर्जी हुई, उसका वायलेशन हुआ, तो आप कौन सी अदालत जा सकते हैं? तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर आप जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आप इसमें दोनों ऑप्शन लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे हैं 33 में आपसे पूछ रहे हैं नेम एनी टू थिंग्स दैट आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब या तो आपको 33 करना होगा या फिर आपको जो है कंज्यूमर के क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ऑप्शन ये सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी। ठीक है, इसमें ये पूरे ही करने हैं, इस वाले में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें पूरे ही करने हैं आपको। ठीक है, इसमें अभी ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको दोनों ही करने हैं। ऑप्शन वाला ठीक है। अब आपके ऑप्शनल वाला पेपर शुरू हो गया 33, 32 में आपका खत्म हो गया, 33 से अब आपका ऑप्शन वाला पेपर शुरू हो गया। अब आप या तो माहौलियाती कानून पे बात करेंगे या फिर सर्फिन के जो हुकूक है उस पे बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा गया नेम एनी टू थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी आप कोई ऐसी दो चीजें बताइए जो माहौलियाती नुक्ते नजर की इंपॉर्टेंस का है। तो आप बताएंगे हवा और पानी। हवा और पानी जो है वो माहौलियाती नुक्ते नजर का इंपॉर्टेंस का मामला है। फिर आपसे पूछा गया कौन सी चीज पे चर्चा हुई थी रियो कॉन्फ्रेंस में। रियो कॉन्फ्रेंस 1952 में जो हुई उस पे किस बात की डिस्कशन हुआ? आप बताएंगे कि उस पे हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमने बात करी कि जो आपका निजाम है पायदारी का, जो निजाम है पायदारी की जो डेवलपमेंट है कि कैसे हम जो है आने वाली नस्लों के लिए भी अपनी सामान्य चीजें छोड़ के जा सकते हैं। पायदार तरक्की, उस पर हम लोगों ने बात करी, पायदार तरक्की पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई 1992 में। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, टू विच कोर्ट कैन अ पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर, डिसीजन और अवार्ड ऑफ एनजीटी गो। सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो भारत में ग्रीन कोर्ट बनाया गया, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई, अगर उसके फैसले से आप नाखुश हैं तो आप उसके खिलाफ कहां केस कर सकते हैं?
तो आप आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 34 1 और इसका आंसर आप लिखेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हम एनजीटी के फैसले से खुश नहीं हैं। ठीक है, उसका सेक्शन 22 कहता है कि आप राइट टू अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी 1984 में कौन सी गैस थी, तो आप बताएंगे इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, MIC इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन करेंगे तो आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, और शॉर्ट में इसको MIC भी बोलते थे, MIC। ठीक है, 35 देखिए, एजेंडा। अब जैसे अभी आपने ऊपर मैच द कॉलम किया, अब ये दोबारा से फिर मैच द कॉलम करना है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन इधर दे रखे, 2 ऑप्शन उधर दे रखे, आपको दोनों के आगे एक एक ऑप्शन लिखना है बस। जैसे आंसर नंबर 35 में आप कैसे पूछेंगे, आपसे पूछा गया आंसर नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए ऑप्शन बताइए कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, तो आप एजेंडा 21 के आगे डैश लगा के लिख देंगे जो इसका राइट ऑप्शन है। आप इसके आगे लिख देंगे एजेंडा 21 इज रियो डिक्लेरेशन। एजेंडा 21 इज रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित आयोग या राष्ट्रीय हरित कमीशन कौन सा है। ये इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि ये बगैर सुने किसी भी अदालत का जो फैसला है इसको जो है कार्रवाई नहीं करेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये चलता है। ठीक है, आपको इसका जवाब देना है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, PNG मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख देता हूं ताकि आपका वक्त बचे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि आप किसी को बगैर सुने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपको दूसरे पक्ष को सुनना पड़ेगा तभी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। यही जो है हमारा जो है इंसाफ का तकाजा कहता है कि इंसाफ का तकाजा यह है कि आप दूसरी पार्टी को भी सुनेंगे तभी जो है कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि कोई 2 ग्राउंड बताइए। हम लोगों ने, आपको याद हो, 10-12 ग्राउंड पढ़े थे हिंदू शख्सी कानून के तहत। कोई भी 2 ग्राउंड बताइए जिसके तहत तलाक हो सकती है। ठीक है, तो उसमें काफी सारे थे कि अगर जो है हस्बैंड जो है वो 7 साल से उसका पता नहीं है तो आप जो है उसको बता सकते हैं, या हस्बैंड जो है किसी हस्बैंड ने जो है महिला के साथ जो है बदसलूकी करी या उसको टॉर्चर किया। ठीक है, बदसलूकी करी तो उसका अंग्रेजी तर्जुमा है क्रूअलिटी। ठीक है, उसके साथ मारपीट करी तो वो तलाक ले सकती है। ठीक है, और पहली चीज ये है कि अगर शादी के दौरान वो किसी और महिला के साथ भी वो रहता है तो वो भी एक जो है तलाक के लिए उसका बुनियादी हुकूक जो है, उसका तलाक लेने का अधिकार है, वो तलाक ले सकती है। ठीक है, तो 2 ग्राउंड है। पहला है अडल्टरी। अडल्टरी यानी वो किसी और के साथ भी शादी के साथ साथ किसी और के साथ भी, मियाँ या बीवी में से कोई भी जो है इन्वॉल्व है किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ। या दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर उन मारपीट की मर्द ने औरत के साथ और औरत ने मर्द के साथ जो है उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवा दिए तो उनका जो है वो मुकदमा जो है वो तलाक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना होगा। अब 37 देखिए। हाँ, तो आपको ये 30 से 50 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको बताना पड़ेगा हिंदू शख्सी कानून के तहत। हिंदू शख्सी कानून के तहत आपके पास कई ग्राउंड है, जिसमें पहला है कि आप जो है कैसे तलाक दे सकते हैं, दूसरा आप जो है उसमें कैसे जो है पहला है कि आप जो है अडल्टरी में अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है, यानी शादी के दौरान किसी दूसरी महिला के साथ या पुरुष के साथ उसके संबंध है तो वो मिल सकता है, उसको तलाक मिल सकती है। या उसने मर्द या औरत ने अपने हस्बैंड के साथ कोई शारीरिक मारपीट की या उसको मानसिक चेतनाएं पहुंचाई तो वो भी उसका तलाक का ग्राउंड है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखना होगा, 1 वर्ड नहीं होगा इसमें, आपको 2 या 1 सेंटेंस आपको लिखना ही होगा। ठीक है, 36 से जो सवाल शुरू हो रहे हैं इसमें आपको कोई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। फिर देखिए 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है
37 कह रहा है स्टेट एनी टू काइंड ऑफ कंडीशन विच आर टेकन नेसेसरी फॉर अ क्राइम। या तो आप इसका जवाब दे दीजिए या आप ये बता दीजिए कि कौन कौन से 4 डिफेंसेस हैं क्रिमिनल लॉ में, जो फौजदारी का कानून है उसमें कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल है। 2 कंडीशन स्टेट, 2 कंडीशन, एक तो मेंटल कंडीशन है, यानी आपकी जो है जो मेंटल इंटेंशन यानी आपका जो मेंस रिया है और गिल्टी एक्टस रियस है, आप यानी आपका जो क्राइम करने का नजरिया है वो कैसा होना चाहिए, वो मुलजिमाना जहनियत का होना चाहिए और मुलजिमाना का अमल होना चाहिए। यानी आपकी 2 चीजें इन्वॉल्व है, यानी मुलजिमाना जहनियत हो और फिर मुलजिमाना अमल अगर कर दिया तो ये 2 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है क्राइम के लिए। तो या इस वाले में आपको मुलजिमाना जहनियत और मुलजिमाना अमल लिखना है। आप यहां लिखेंगे कि जो 2 बेसिक चीजें हैं किसी भी फौजदारी कानून के लिए, वो क्या क्या चीजें हैं, वो है मुलजिमाना जहनियत और मुलजिमाना अमल, यानी गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट। फिर आप और वाली स्किप कर दीजिए जो अलग पोर्शन है उसका। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि शख्सी कानून क्या है, तो आप शख्सी कानून के बारे में बताएंगे। शख्सी कानून 2 लोगों के बीच में लागू होता है और इसमें जो है किसी एक मजहब के मानने वाले जो हैं वो अपने कानून की, अपनी शरीयत की लागू करवा सकते हैं, ये शख्सी कानून होता है। ये फैमिली के मामलों में लागू होता है, ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के मामले में लागू होता है, तलाक के मामले में, लीगल रिलेशनशिप के मामले में, या फिर जो है मुआयदा करने के मामले में भी शख्सी कानून लागू होता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट लॉ के बारे में हो गया। तो आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शख्सी कानून के बारे में कि आप शख्सी कानून कर सकते हैं। अब 39 में कोई ऑप्शन नहीं है। 39 में आपको वर्ड्स लिखने होंगे, मतलब कम से कम आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। 39 हाँ, तो 36 से 41 तक आपको जो है 30 से 85 अल्फाज लिखने, इसमें 30 से 50 अल्फाज लिखने होंगे। तो 39 क्वेश्चन में फिर वही आपको एक सेंटेंस कम से कम लिखना होगा कि क्या फायदे हैं प्ली बार्गेनिंग के। अगर आपने प्ली बार्गेनिंग क्या थी, जैसे आपको मालूम है कि किसी शख्स ने अपनी सजा कबूल कर ली और उसने कबूल करने पे सरकार ने उससे कहा कि अगर आप अपनी बात मान लेते हो कि ये अपराध आपने किया तो हम उसको सजा कम कर देंगे। तो प्ली बार्गेनिंग क्या है कि उसकी सजा कम हो जाती है अगर वो सजा कबूल कर लेता है। लेकिन ये कौन से अपराध के लिए है, ये वही फौजदारी के कानून में है जिनमें सजा जो है वो मिनिमम है। कोई छोटे ऑफेंसेस के लिए, बड़े ऑफेंसेस किसी का कत्ल कर दिया और फिर कह दिया हाँ मैंने कत्ल किया मेरी सजा कम कर दो, तो नहीं होगा। ठीक है, फिर 40 में क्या पूछ रहा है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, भारत का जो पार्लिमानी निजाम है उसकी क्या पावर है। तो आप बताएंगे पार्लिमानी निजाम में जो है वो उनके पास कानून बनाने की पावर है और जो है पार्लियामेंट कौन कौन से मसलों पे, मसौदों पे कानून बना सकती है। आपको मालूम है कि 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअल मैटर्स यानी रेजिडरी लिस्ट। तो जो भी मामले, जो भी मैटर्स कहां पे लिखे हुए हैं, यूनियन में लिस्ट में लिखे हुए हैं। जो भारत सरकार की जो लिस्ट है उसमें जो लिखे हुए हैं उस पर भारत सरकार कानून बना सकती है, या जो कंकरेंट, जो स्टेट लिस्ट में दर्ज नहीं है लेकिन कंकरेंट लिस्ट में जो दर्ज है उसमें आप जो है कानून, भारत सरकार कानून बना सकती है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। फिर और किस में बना सकती है, जो मैटर कहीं भी दर्ज नहीं है उस पर भी भारत सरकार कानून बना सकती है। फिर आपसे पूछा जा रहा है माहौलियाती कानून पे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसमें यह डिसाइड हुआ कि जो हमारे यहाँ ओजोन परत है माहौल में, यानी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की परत है उसमें छेद हो रहा था। तो हम लोगों ने क्योटो में बैठ के, जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पे बैठ कर डिस्कशन किया कि कैसे हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा पहुंच रहा है, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो हमने उसकी चर्चा जो है क्योटो प्रोटोकॉल में की थी कि कैसे हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम कर सकते हैं और कैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर अब जो 42 से शुरू हो रहा है सवाल, इसमें आपको थोड़े लंबे आंसर लिखने होंगे। ठीक है, इसमें आपको लंबे आंसर लिखने होंगे 50 to 80 वर्ड्स। इसमें आप 2 सेंटेंस कम से कम लिखेंगे और इसमें 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको उस हिसाब से लिखना है कि 42 से लेके 46 तक ये थोड़े आपके शॉर्ट आंसर हैं, लेकिन इसमें आपको कम से कम इतना लिखना होगा कि आपको 4 नंबर
क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल है तो आप कम से कम 2 सेंटेंस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन एनी 2 एसेंशियल ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें इजाब और कबूल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मौलवी साहब पहले लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या आपको ये लड़की से आपका इस व्यक्ति के से रिश्ता किया जा रहा है, इतने महर में आपको ये जो है शादी की जा रही है, क्या आपको कबूल है? तो वो कहती हैं कबूल है। फिर लड़के पक्ष के पास आते हैं और लड़के पक्ष से पूछते हैं काजी साहब और कहते हैं कि फला 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 को आपके रिश्ते निकाह में दिया जा रहा है, आपको इतने महर आपको अदा करने होंगे, क्या आपको कबूल है? तो आप जो है उसको कबूल करते हैं। तो आपको बताना होगा कि इसमें आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना होगा इजाब और कबूल के बारे में कि इजाब और कबूल क्या होती है। फिर आपको बताना होगा कि महर। 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, पहले इजाब और कबूल, फिर महर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। तो ये आपके 2 सेंटेंसेस बन जाएंगे, इसमें आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। बात सही है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए इजाब और कबूल, क्योंकि आप जो है इस्लामिक लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जानकार होते हैं, आपको नॉलेज होती है, तो आप ये इजाब और कबूल वाला सवाल तो अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 43 में ऑप्शन है एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर एनालाइज द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब ये जो वाला जो ऑप्शन है 43, ये आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा आसान होगा, ठीक है। क्यों आसान होगा? क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर आपके पास 6 बुनियादी हुकूक हैं, उसमें से 5 ऐसे बुनियादी हुकूक हैं जो इस पे बात करते हैं कि आपके क्या हुकूक हैं, लेकिन जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं यानी आर्टिकल 32 है, वो ऐसा बुनियादी हुकूक है जो ये बताता है कि इन हुकूक की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो आप अदालत में कैसे गुहार लगा सकते हैं। तो आपको मालूम है कि इसमें 5 तरीके की रिट का मामला है कि आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी अगर हुई है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये गुहार लगाएंगे कि जनाब मेरी बुनियादी हुकूक जो था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, ताकि आप मुझे इंसाफ कर सके। और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि कोई भी शहरी या कोई शहरी अगर नहीं भी है वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इंसाफ मांगने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है और डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि भारत के आईन की ये रूह है, ठीक है। ये जो कानून है, ये जो अनुच्छेद है, ये आर्टिकल 32 जो है, ये भारत के कानून की, भारत के आईन की जो है ये क्या है, दिल और रूह है, हृदय और आत्मा है, ठीक है। रूह है ये भारत के। अगर इसको रूह को निकाल दें तो इंसान की कोई हैसियत होगी? नहीं होगी। इसी तरीके से आर्टिकल 32 को भारत में अगर आईन से हटा दिया जाए तो भारत के आईन की रूह खत्म हो जाएगी, वो डेड लेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 43 में आप लिख सकते हैं। 44 देखिए, 44 में एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर आपको एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन दैट कम अंडर प्रोसीजरल लॉ। तो मुझे लगता है जो आईनी निजाम के जो 4 फंक्शन है उसको आप जिक्र कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है आईनी निजाम की, क्या काम होते हैं आईनी निजाम के? आईनी निजाम का जो बेसिक काम है वो बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट के अंदर जो है प्रधानमंत्री होंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा। फिर वो बताता है कि पावर का विभाजन होगा। पावर का विभाजन कैसे होगा कि जो लेजिस्लेचर का काम है वो कानून बनाने का काम है, फिर जुडिशरी का काम है, फिर एग्जीक्यूटिव का काम है। पावर का विभाजन के बारे में बात करेगा। फिर वो बताता है आईनी निजाम की क्या आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या तरमीम कर सकते हो आइन के अंदर। तो तरमीम का निजाम के बारे में भी आपको मालूम है कि आइन के अंदर तरमीम भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आईनी निजाम ये बताता है कि जो आपका बुनियादी हुकूक है वो क्या क्या आपके बुनियादी हुकूक है, उसकी जो है एक फहरिस्त तैयार करके वो आपको आईनी निजाम देता है कि ये आपके बुनियादी हुकूक है और अगर उसकी खिलाफवर्जी होती है तो कैसे आप अदालत में जा सकते हैं। तो ये 4 चीजें आप अपने आंसर में लिख के आएंगे, पॉइंट वाइज लिख के आएंगे, बुलेट बना के, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अब इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स ग्रैब कर सकते हो 45 में। डिस्क्राइब एनी 4 फंडामेंटल राइट्स। आपको मालूम है कि हमारे जो कानून में
कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। तो अब आपको 4 ही लिखने हैं। तो आप बराबरी के अधिकार के बारे में लिखेंगे कि बराबरी का जो बुनियादी हुकूक है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में जो ये कहता है कि भारत का जो आईनी निज़ाम है वो ये कहता है कि कोई भी सरकार भारत में किसी भी तरीके के मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे या कोई भी शख्स जहाँ पैदा हुआ है उसके आधार पे किसी की तरह भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। और कानून में एक नज़र से सबको देखा जाएगा। राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द कांस्टेबल एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री से लेके नीचे एक आम नागरिक तक सारे लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। यह आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जिक्र है। फिर आप ये भी बता सकते हो कि छुआछूत पे रोक लगाने की बात की गई है 17 में, और पहले जो टाइटल मिलते थे सर का या राज प्रमुख का, ये टाइटल को भी बंद करने की बात कही है आर्टिकल 18 में। फिर आज़ादी का हुकूक के बारे में आप बता देंगे। राइट टू फ्रीडम है 19 से 20 के बीच में। आपको बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, किसी प्रोफेशन को करने की आज़ादी है, उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। फिर 23 से 24 में आप बता सकते हो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आप बता सकते हो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये किसी भी तरीके के इंसान के साथ आप जो है किसी भी इंसान के साथ जो है आप क्या नहीं करोगे, उसके खरीद फरोख्त नहीं करोगे। इंसान की खरीद फरोख्त पे बैन है। और बच्चों से जो है आप कोई भी लेबर नहीं करवाएंगे, ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएंगे। फिर चौथा आप बता सकते हैं कि धर्म का अधिकार, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन जो है 25 से 28 के बीच में आप बता सकते हो कि हर धर्म के मानने वालों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का जो है खुद पैरोकारी कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी चाहें तो वो उसकी प्रॉपर्टी का भी खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये धर्म के अधिकार के बारे में है। तो आप ये 4 बुनियादी हुकूक बता सकते हैं। कौन कौन सा? बराबरी का, आज़ादी का, राइट टू फ्रीडम का, और आप बता सकते हो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, और आप बता सकते हो धर्म का, राइट टू रिलीजन का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर की कौन सी 4 पावर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर का रोल। तो स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का, ठीक है। लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं, तो स्पीकर का काम क्या होता है? हाउस ऑर्डर में रहे, यानी लोकसभा जो है वो ठीक ठाक चले। फिर अगर किसी बिल पे टाई हो जाता है, यानी मेंबर जो हैं बराबरी के वोट हो जाते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए स्पीकर साहब वोट कर सकते हैं। और फिर स्पीकर के पास क्या पावर है? स्पीकर के पास ये पावर है कि अगर कोई भी मेंबर अगर वो प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और स्पीकर के पास पावर है कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है। अगर वो पार्टी बदल के आता है, आया राम गया राम वाली बात अगर करता है कि कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी के मेंबर के साथ जो वोट करना, तो ऐसे डिसीजन का डिस्क्वालिफिकेशन का पावर भी जो है स्पीकर के पास है। तो 4 आप लिख सकते हैं इसमें कौन कौन से, कि वो हाउस को ऑर्डर में रखता है, वो वोट कर सकता है जब कभी भी टाई होगा किसी भी बिल पे, फिर वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है किसी मेंबर के खिलाफ, और डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी मेंबर को अगर मेंबर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है, ठीक है। अब आपसे 47 में ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्क्राइब एनी 6 टाइप। आप बताइए 6 प्रकार की कौन कौन सी फ्री लीगल सर्विसेज हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नेम दी एक्ट अंडर विच सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट अथॉरिटीज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड पुअर। तो आप इसमें 6 वाला ऑप्शन जो है वो आसान होता है, पॉइंट में आप लिख सकते हैं। और वेरी लॉन्ग आंसर है, इसमें आपको 80 से 120 वर्ड्स लिखने, इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 3 क्वेश्चन है, 18 नंबर है, आप आसानी से इसमें 18 में से 15 तो लेके ही आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ राइटिंग का इशू हो सकता है, 18 में से 18 भी लेके आ सकते हैं, 15 तो आप लोग लेके ही आ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किन तरीके के 6 लोग हैं जिनको मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। तो आपके जहन में ये बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है कि जिनकी आय की वो है, माश की जो पावर है, मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी वकील को कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। फिर जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं वो कर सकते हैं। बच्चे और महिलाओं को जो है मुफ्त में सहायता मिल सकती है। जो लोग मानसिक तौर पे ठीक नहीं हैं उनको भी वकील प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर कोई लोग शारीरिक सही नहीं है, जो दिव्यांगजन हैं, उनको भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनको बोलते हैं, तो उनको भी मुफ्त में वकील मिलता है, फ्री वकील प्रोवाइड कराता है।
बैकवर्ड क्लासेस के जो सिटीजन है, ओबीसी जो लोग हैं, उनको भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको भी मिलता है, और जो लोग बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी मुफ्त में कानूनी सहायता देने का काम सरकार करती है। ठीक है, तो ये 6 ऑप्शन है, और ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है कि आप बता सकते हो कि कौन कौन लोग हैं जिनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। तो आप बता देंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग हैं, आप बता देंगे कि जो लोग मानसिक तौर पे ठीक नहीं है, महिलाएं और बच्चे हैं, जो शारीरिक तरीके पे ठीक नहीं है, जिनको दिव्यांगजन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये 6 लोगों को आप जो है बता सकते हैं कि इन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। अब आपसे 48 में बड़ा अच्छा सवाल पूछा जा रहा है। 48 में पूछा जा रहा है कि 6 आज़ादी बताइए जो राइट टू फ्रीडम में डिफाइन है। ठीक है, तो अब आपको इसमें 100 वर्ड्स में लिखना है। आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 6 बुनियादी आज़ादी कौन कौन सी है। कि आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आपको जो है सोचने की आज़ादी है, फिर आपको इकट्ठा होने की आज़ादी है विदाउट आर्म्स, आप जो है बिना हथियार के इकट्ठे हो सकते हैं, फिर आपको जो है एक संगठन बनाने की आज़ादी है, यूनियन बनाने की आज़ादी है, फिर आपको जो है आज़ादी किस बात की है, आपको आज़ादी है कि आप जो है किसी भी शहर में भारत में मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, यानी राइट टू रेजिडेंस है, और कोई भी पेशा कर सकते हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो आप पेशा भी कोई भी कर सकते हैं, कोई पेशा, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हैं किसी भी तरीके का। तो ये 6 बुनियादी आज़ादियाँ आपके पास हैं। 49 में आप या तो आप जो है माहौलियाती कानून पे दे सकते हैं, ठीक है, 49 में, और नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं है 49 में, ठीक है, तो 49 में आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की क्या होती है, तो इस पे हम लोगों ने काफी डिटेल डिस्कशन किया था पायदार तरक्की पे। तो पायदार तरक्की क्या होती है वो आप बता देंगे। 6 नीड बताएंगे कि किस तरीके से हमारा पानी गर्दालूद में मिल चुका है, हमें पायदार तरक्की क्यों जरूरी है। इसमें आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कि मेरे दादा ने पानी जो है वो नदी और कुओं से पिया था, मेरे पिताजी जो है टंकी से पानी पिया, फिर मुझे जो पानी मिल रहा है वो बॉटल में मिल रहा है, या हम पानी खरीद के पी रहे हैं। तो आप बताएंगे पायदार तरक्की क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगल कट रहे हैं, लकड़ी नहीं मिल रही है, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुक रही है, लोगों के बीच में एक सा माहौल नहीं है। जैसे आप देखें दिल्ली में हवा पानी कितना ख़राब है, और दूसरे शहरों में आप गांव में चले जाएं तो वहाँ हवा पानी ठीक है, और लोगों को जो है क्वालिटी इक्विटी नहीं मिल पा रही है, लोगों को जो है साफ स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, और जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, माहौलियाती चेंजेस जो आ रहे हैं वो भी आपको ख़त्म करने इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, ये बात जो है पायदार तरक्की में दे रखी है। और फिर ये ऑप्शन है, आप इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 6 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आप हम लोग ने इस पे भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। 6 पॉइंट है, 6 नंबर के, 1 पॉइंट 1 नंबर का। तो आप बता सकते हो कि गैर मुनसिफाना तिजारती तरीका क्या हो सकता है। तो हम लोग ने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कोई शख्स झूठा प्रचार करता है, झूठे एडवर्टीजमेंट करता है, कोई ऐसे लालच भरे ऑफर देता है, ठीक है, डिसेप्टिव प्राइस रखता है, मतलब झूठे बिल्कुल पैसे रखता है, और लोगों को जो है स्कीम देता है, लोगों को स्कीम देता है, लालच देता है, या फिर जो है कोई पैकेजिंग में कुछ दिक्कत करता है, मतलब पैकेजिंग बनाता किसी और चीज़ की है, बेचता कुछ और है, तो ये गैर मुनसिफाना तिजारती तरीका होगा। 6 पॉइंट आप इसके लिख सकते हो सीधे सीधे, कि कोई जो है रिश्वत देता है, लालच देता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, गैर मुनसिफाना तिजारती तरीका है। 6 नंबर का है, 1 पॉइंट 1 नंबर का, 6 पॉइंट 6 नंबर के आपके पूरे नंबर इसमें आ जाएंगे। उम्मीद है कि कल जब आप पेपर करने बैठेंगे तो पूरे होशमंदी के साथ आप पेपर करेंगे, और जो है अच्छे नंबर लेके आएंगे, ताकि हमारे सेंटर का नाम हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और हम लोग सब दुआ में रहेंगे कि आप लोग अच्छा पेपर लिखें, ताकि हम लोग के सेंटर का नाम ऊंचा हो सके। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइप करके भेज दीजिएगा, मैं क्लास में रिप्लाई कर दूंगा जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।